Everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. And dear students, I hope you are healthy, fit and fine. I hope that you are going to focus on your study because the exams are near. And so in this series, I will revise the chapter first of history, the 5 questions that are the major questions of this chapter. I will tell you. Describe the main features of the Constitution of 1791. 1791 के फ्रांसीसी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी? आप सबको पता ही है बेटा कि नेशनल असेंबली ने इस संविधान को बनाया था और इस संविधान के बनने के साथ ही फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी पूरी तरह से एक राजतंत्र था। आज इस टाइम पीरियड में वो एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में बदल गया। मींस रूलर तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसको हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और इसमें बेटा मेन फोकस ये था कि रूलर की जो पावर है उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें जो है ह्यूमन बींग्स को उनके राइट्स को गारंटीड करना मेजरली जो है इसका मेन एम माना जाता है। और इस नेशनल असेंबली को मेंबर्स जो 745 मेंबर्स थे बेटा, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में हुआ था, एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू करवाया गया था। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे बेटा? जिनकी एज 25 इयर्स एज थी और जो 3 डेज के लेबरर्स के वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते थे, यानी जो 3 दिन के मजदूरों के वेतन के बराबर टैक्स देते थे और जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, और या फिर हायर टैक्स जो ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड होते थे, ऐसे लोगों को एक्टिव मेंबर्स कहा गया। और जो वीमेन थी और जिनका एज इससे कम थी, मेल मेंबर हूं या और स्लेव्स वगैरह थे, उन्हें इस राइट से डिप्राइव रखा गया, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें पैसिव सिटीजन्स कहा गया। तो इस नेशनल असेंबली ने बेटा 3 बॉडीज को क्रिएट किया, और गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसके थ्रू वहां पर जो है कंट्रोल स्टेब्लिश करने की कोशिश की नेशनल असेंबली ने। सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया था तो उस समय पर बेटा इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते समय एक डिक्लेरेशन की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, जिसके तहत लोगों को जिंदा रहने का अधिकार और बोलने का अधिकार, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार, और इसके अलावा जो है इक्वालिटी का जो है राइट दिया गया था। साथ ही साथ जो कि एक नेचुरल राइट्स हैं जो कि सबको मिलने ही चाहिए और जिन्हें छीना नहीं जा सकता, ऐसे राइट्स की डिक्लेरेशन के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 फ्रांस में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। रेन ऑफ टेरर ऑफ फ्रांस के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी फ्रांस में आतंक राज्य कैसे स्थापित किया गया था और उसमें कुछ मेजर स्टेप्स जो रोबिस्पियर ने उठाए थे तो वो क्या थे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेन ऑफ टेरर जो 1793 से मेजरली 1793 से 94 के बीच में एग्जिस्ट करता है फ्रांस के हिस्ट्री में। तो इस दौरान रोबिस्पियर ने पूरी पावर अपने हाथों में ली। उसने सीवर कंट्रोल की पॉलिसी अडॉप्ट की, मतलब कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसने सख्त नियंत्रण की नीति लागू की और लोगों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उसने सबसे पहले जो है वेजेज और जो प्राइसेस थे डेली आइटम्स के, यानी डेली यूज आइटम के ऊपर जो है उसकी रेट फिक्स कर दिए। और इसके अलावा फार्मर्स को कंपेल किया गया कि वो अपनी क्रॉप्स को जो सिटीज की मार्केट है वहां पर फिक्स रेट पर सेल करें। थर्ड स्टेप जो था बेटा वो ये था कि होल ग्रेन का जो ब्रेड था उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक सारे मोटे अनाजों को मिलाकर बनाया गया ब्रेड, ऐसा ब्रेड जिसको जो कि सस्ता था और पौष्टिक भी था। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सोशल पैरिटी है, वहां पर सोशल इनइक्वालिटी है, उसको खत्म किया जा सके। और जो व्हाइट फ्लोर था यानी सफेद रंग का आटा, उसे वहां से हटा लिया गया ताकि सब लोग एक जैसा अनाज खाएं। और स्पीचेज और एड्रेस के दौरान भी जो इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की। जिन लोगों को पहले सर और मैडम कहकर बुलाया जाता था, अब वो सिटियोन और सिटियोनी वर्ड उनके लिए यूज किए जाने लगे, यानी ईच मेंबर, ईच सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस वर कॉल्ड बाय द सिटियोन एंड सिटियोनी। एंड नेक्स्ट जो उसने स्टेप उठाया था वो था बेटा कि यहाँ पर जो चर्च की
जो जमीन थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, यानी जब्त कर लिया गया। चर्च की जमीन सरकार के अधीन लाई गई और वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, बैरिक्स हैं, आर्मी की जो छावनी होती है यानी सेना की जो छावनी है वो स्थापित की गई। और इसके अलावा वहां पर जो उनके फ्यूडल सिस्टम के जो मौजूद था उसको भी खत्म कर दिया गया। ये तो था बेटा सेकंड क्वेश्चन, रेन ऑफ टेरर। और इसके अलावा इसी के अंदर एक कुछ वर्ड्स और भी डाल सकते हैं हम बेटा, जैसे कि रोबिस्पियर ने सीवर कंट्रोल जब इस्टेब्लिश किया तो जिस जिस पर्सन को या जिस जिस चीज को उसने अपने रिपब्लिक कंट्री के अगेंस्ट एनिमी के रूप में कंसीडर किया, उन सबको उसने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिलवाई और उसको गिलोटिन भी करवाया। गिलोटिन आप सबको पता है एक डिवाइस होती है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, ऊपर ब्लेड लगा होता है और इसके बाद जो है किसी पर्सन को पनिशमेंट देने के लिए उसके सिर को नीचे करके उस ब्लेड से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। एनी पर्सन कैन बी beheaded बाय दिस डिवाइस दैट। और इस डिवाइस का इन्वेंशन बेटा डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इस डिवाइस का नाम गिलोटिन डिवाइस पड़ा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड, स्टेट एनी 5 कॉजेज ऑफ द एम्प्टी ट्रेजर ऑफ फ्रांस अंडर लुइस 16। लुइस 16 के अंडर में जो फ्रांस का खजाना था वो खाली कैसे हो गया था या फिर उसे पहले से ऐसा मिला था, तो सिचुएशंस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो जब लुइस 16 1774 में फ्रांस का रूलर बना तो उसको विरासत में क्या मिला बेटा? एक 20 साल का बच्चा, एक 20 साल का लड़का जिसको जो है राजगद्दी पर बिठाया गया, लेकिन साथ ही साथ उस देश का खजाना खाली, ऐसी सिचुएशन थी उसकी। और सेकंड कारण ये भी कह सकते हैं कि जब वो इस पे थ्रोन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलवाने के लिए जो है आर्मी भेजी और जिसकी वजह से उसका जो है एक्सपेंसेस उसके बढ़ गए और इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उसने लोन लिया स्टेट के अलग अलग जो रिच पर्सन्स हैं उनसे। तो उन रिच पर्सन्स ने स्टेट को जो टैक्स दिया या लोन दिया, उस लोन के ऊपर उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू कर दिया। 10% बहुत ज्यादा बेटा इंटरेस्ट होता है जिसको पे करने के लिए गवर्नमेंट को हर साल या हर महीने जो है काफी पेमेंट देनी पड़ती थी, जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल था। और सबसे जो मेजर पॉइंट था बेटा वो ये था कि जो लुइस 16 था और उसकी जो फैमिली थी वो एक्स्ट्रावेगेंट थे, मीन्स वो बहुत खर्चीले थे, वो अपने ऐशो आराम का जीवन जीते थे। और इसके अलावा वो लोग जो है अपने हर मीटिंग को या हर फंक्शंस को बहुत ही ऐशो आराम के साथ जो है बनाते थे और हर मीटिंग से पहले अपने महल को सजवाना और इस टाइप के खर्चे उनके बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। एक्स्ट्रावेगेंट किंग था लुइस 16 और उसकी फैमिली। और इसके साथ ही बेटा जो ये उसका पहले डेब्ट जो था बेटा, डेब्ट मीन्स कर्ज, यानी उसके राज्य के ऊपर पहले कर्ज चढ़ा हुआ था। 1 बिलियन लीवर का जो उसका डेब्ट था वो अब कन्वर्ट हो चुका था, एक्सचेंज हो चुका था 2 बिलियन लीवर के बीच में, यानी डबल हो गया था पहले से। और जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको पता है पहले से ही ज्यादा था, जिसको ओवरकम करने के लिए, सिचुएशंस को काबू में लाने के लिए उसने एक्स्ट्रा जो है टैक्सेज को इंक्रीज करने का एक प्रपोजल स्टेट जनरल की मीटिंग में रखा और जिसकी वजह से आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है बेस क्रिएट हुआ। ये आपका इसमें आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिलोसफर्स का क्या रोल था बेटा? एज यू नो कि मिडिल क्लास में काफी सारे ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड किया, यानी फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया, नेता बने उसके और आगे चलकर इस फ्रांसीसी क्रांति को सफल भी बनाया उन्होंने। उनमें सबसे पहले बेटा जिनका नाम आता है अपनी बुक के अकॉर्डिंग वो है जॉन लोक। जॉन लोक ने अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट और जो डिवाइन राइट्स राजा के होते हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। वो क्या होते हैं बेटा? पहले टाइम में राजा लोग प्रजा से कहा करते थे कि उन्हें जो शासन करने का अधिकार मिला है उन्हें भगवान से मिला है और भगवान ने कहा है कि अनलिमिटेड पावर यूज करो और प्रजा के ऊपर शासन करो। तो ये वो जो एब्सोल्यूट है, निरंकुश मनमाने अधिकार, और डिवाइन मीन्स जिनको भगवान ने अप्रूवल दे दिया हो, इस टाइप के राइट्स को उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सरकार का सिलेक्शन भी जनता को करना चाहिए और उसको अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपनी पावर को मिसयूज करे।
सेकंड था बेटा रूसो, जीन जैक्स रूसो, जिसने अपनी एक बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है। उसने कहा है कि ये सरकार जो है लोगों और प्रतिनिधियों के बीच का एक समझौता होती है, जिसमें जो है पावर डिवीजन होती है और इन रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है जनता की भलाई के काम करना या जनता की इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना। थर्ड जो था बेटा आपका ये है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने भी अपनी एक जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा नामक पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने भी पावर डिवीजन फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया है कि पावर को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेजिस्लेटर को कितनी पावर होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कितनी होनी चाहिए, जुडिशरी को इक्वल पावर शेयरिंग का फॉर्मूला उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जिसको सबसे पहले अमेरिका ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एडॉप्ट कर लिया। और इसके अलावा बेटा अबेसिया को आप जानते हैं, आपने लेसन पढ़ा है। अबेसिया जो है कि एक ओरिजिनली तो एक प्रीस्ट था, एक पादरी था चर्च में, और हालांकि वो फील करता था थर्ड स्टेट के लोगों के दुखों को भी, तो इस वजह से उसने उनका साथ दिया और एक उसका इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट भी छपा था, एक प्रभावशाली उसने अपने एक जो है प्रचार प्रसार के लिए पत्रिका सी छापी, और जिसका टाइटल था व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस टाइटल के थ्रू उसने अवेयरनेस फैलाने का काम किया, यानी जनता को जागरूक बनाने का काम किया कि आप जागो, क्योंकि आप सारे देश के बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए, मीन्स सारा टैक्स तो आप लोग देते हो और आपके ऊपर ही जो है ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, आप ही ज्यादा सफरिंग पीपल हो, तो आप अपनी इंपोर्टेंस को समझो कि आपके सहारे ये देश चल रहा है। और इसके अलावा बेटा वोल्टेयर भी था। वोल्टेयर ने अपने प्लेज के थ्रू पहले ही जो अपनी बुक्स थी या जो उसके प्लेज लिखे थे उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाने का काम किया था। ये हो गया फिलोसफर्स का रोल बेटा। और इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सॉरी, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप कंसीडर करेंगे बेटा सबसे पहले तो पॉलिटिकल रीजंस, जिसमें आप बताएंगे लुइस 16 और उसकी पॉलिटिकल सिचुएशंस को, कि वो एक एब्सोल्यूट किंग था, वो अनलिमिटेड पावर यूज करता था और किसी की नहीं सुनता था। इसके अलावा जो है उसको जो है अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था रूलिंग सिस्टम का। सेकंड आप पॉइंट इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस को, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताई भी है। यहाँ पर जो लुइस एम्प्टी ट्रेजर के रूप में जो आपको डिस्क्राइब की है कि एक लॉन्ग वॉर में फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट और उसके कारण डेब्ट ट्रैप्ड और एक्स्ट्रावेगेंट किंग, ये सारी सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशंस में आ जाएंगी। और थर्ड था बेटा सबसिस्टेंस क्राइसिस। फ्रांस में बेटा 1789 में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और जिसकी वजह से जो है उसकी जो है फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ गई थी, लेकिन फूड ग्रेन जो है बैड हार्वेस्ट की वजह से फुलफिल नहीं हो पा रही थी, यानी उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा पा रहा था, और जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज हुई। फूड सप्लाई जो है शॉर्टेज में आई तो लोगों ने रियोट्स किए, दंगे फैला दिए और लंबी लंबी लाइनों में लेडीज जो है खड़ी रहती थी सारा सारा दिन अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी वो अवेलेबल नहीं करा पाती थी। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें लोगों के लाइवलीहुड के सोर्सेज खत्म हो जाते हैं, मिनिमम लाइवलीहुड के सोर्सेज, न्यूनतम जीवन आवश्यकताएं जिनके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, वो चीजें भी अवेलेबल नहीं हो पाती, चीजों के रेट बढ़ जाते हैं और जो वेजेज हैं वो कम रह जाते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्या चीज कि सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसके अलावा बेटा मिडिल क्लास का रोल और फिलोसफर का रोल जो कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया एक क्वेश्चन में, वो भी हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें जो लुइस 16 का रोल भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्पेशली उसने क्या ऐसे इमीडिएट कोजिज के रूप में स्टेप उठाए थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति को जो है कंडक्ट करना जरूरी हो गया था। आज के लिए बस इतना ही बेटा, इसको आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू।